वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हम चैप्टर पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे लॉ की हम आज बात करेंगे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, मैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में एक बात बताता हूँ। लाइट चलेगी लेकिन हमें रुकना नहीं है। लाइफ में कोई भी चीज़ हमारे रास्ते पे नहीं आ सकती है ना। अभी अभी अचानक मैंने शुरू ही किया था लेक्चर और लाइट चली गई। पर लाइट चली गई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुक जाऊं, इंतज़ार करूं बिजली के आने का। और आजकल तो सिस्टम्स इस तरह के हैं कि हमें किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को रोक कर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मोबाइल हम यूज़ करते हैं, लाइट चलेगी तो ठीक है, फ्लैश लाइट है, अभी मैं फ्लैश लाइट के साथ ही आपको पढ़ाऊंगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं, न्यूटन का ये जो तीसरा लॉ है, जब हम छोटे थे हमें सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता था। रीज़न क्या थे? इसके वर्ड्स, इसका समझना बड़ा आसान हमें लगता था। तो बहुत आराम से ये चीज़ समझ आ जाती थी। हमारे डे टू डे लाइफ में ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ये कॉन्सेप्ट आता था, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था जब तक हमारे टीचर ने हमें बताया नहीं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देकर मैं आपको बात समझाता हूँ। आप लोग घर में बॉल्स तो आपके पास होते हैं, और एक बहुत ही कॉमन खेल होती है, बच्चे दीवार के ऊपर बॉल को फेंक कर मारते हैं, फिर वो बॉल दीवार के साथ टकराती है और फिर वापस आती है। तो ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है ना। तो जितनी तेज़ आप बॉल मारेंगे उतनी तेज़ बॉल वापस आपके पास आएगी। आपने आहिस्ता से बॉल को दीवार के ऊपर फेंका तो दीवार आहिस्ता से आपके पास आएगी। अगर आप ज़ोर से दीवार के ऊपर बॉल को फेंक कर मारेंगे तो ज़ोर से बॉल जो है आपकी तरफ आएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। और बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको बात के साथ समझा सकता हूँ। वो ये है कि जब हम चलते हैं तो हमें अपने कदम उठाने पड़ते हैं। सपोज करिए ये 2 कदम हैं आपके। आप इस कदम को जब पीछे करेंगे तो आप आगे मूव करेंगे, है ना। आपकी मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक पैर जो है, सपोज करिए ये आपकी दो टांगें हैं, मुझे पता है ये 2 फिंगर्स हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात समझा रहा हूँ। देखिए ये आपकी 2 टांगें हैं। एक टांग आपकी पीछे जाएगी तो आपकी बॉडी आगे मूव करेगी, है ना। आप पीछे की तरफ पुश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वॉकिंग के लिए, टू वॉक ऑन द ग्राउंड वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स विद आवर फुट, ठीक है। तो आप पाँव को पीछे की तरफ करते हैं और आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप जितनी तेज़ी के साथ पाँव पीछे करेंगे आप उतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग के लिए आप क्या करते हैं? आपको याद होगा, आपको स्विमिंग के लिए अपने हाथ जो हैं वो पानी में डालकर पानी को पीछे की तरफ फेंकना पड़ता है, ठीक है। सो वाइल ट्राइंग टू स्विम यू हैव टू पुश द वाटर बैकवर्ड्स विद योर हैंड्स, ठीक है ना, एंड फीट ऑफ कोर्स। तो यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं? पानी को पीछे की तरफ फेंक रहे हैं लेकिन आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए ये एक रॉकेट है, ठीक है। ये एक रॉकेट है और रॉकेट का ये जो बेस होता है, ये जिसको मैं अभी, है ना, ये सपोज करिए रॉकेट का बेस है। ये एक रॉकेट है सपोज करिए, और ये रॉकेट का बेस है। तो आपने रॉकेट लॉन्चिंग के वो देखे होंगे, कई बार टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होता है। तो जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो यहाँ से ढेर सारी आग और ढेर सारा धुआं और ढेर सारी गैसेस निकलती हैं। वो नीचे की तरफ निकलती हैं और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ एक्शन हो रहा है, मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। स्विमिंग के वक्त पीछे की तरफ पानी को फेंका जाता है लेकिन बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। वॉकिंग में आप पीछे की तरफ ज़मीन को पुश करते हो लेकिन आप खुद जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हो। ऐसे ही जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया वो ये था कि हम
जितनी तेजी के साथ दीवार पर बॉल को फेंक कर मारते हैं उतनी ही तेजी के साथ बॉल वापस हमारी तरफ आती है। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन there's always an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है जी, जितनी तेजी के साथ आप एक्शन लेते हो आपकी एक्शन के ऊपर रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। मतलब आपने बॉल कितनी तेजी के साथ दीवार पर फेंकी, ये एक्शन है, और रिएक्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? कितनी तेजी के साथ आपने फेंकी, उतनी तेजी के साथ दीवार से टकराकर बॉल जो है आपकी तरफ वापस आएगी। सो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो लैब में इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। आगे भी आपने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी इस कंसेप्ट में स्प्रिंग बैलेंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये एक स्प्रिंग बैलेंस की डायग्राम है जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये किसी रिजिड सरफेस के साथ इसको लगाया जाता है। इस सरफेस को, ये जो सरफेस है ये इसको किसी रिजिड सरफेस के साथ लगाया जाता है, जैसे कील के साथ इसको लगा दिया जाता है, और जिस चीज़ के ऊपर एक्शन करना होता है वो यहाँ इस हुक के साथ उसको बांध दिया जाता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये आप देख रहे होंगे ये एक स्प्रिंग बैलेंस इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है जी, आप देख पा रहे होंगे दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस। ओके, दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी ढेर सारी रीडिंग्स बनी हुई हैं। ओके, तो ये केजी की रीडिंग है। ओके, ये पाउंड्स की। ठीक है, अब लैब में इसको किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको वो बता देता हूं। आप देखिए इस तरह से एक अरेंजमेंट की जाती है। ठीक है, दो स्प्रिंग बैलेंस ले लिए जाते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस जो है इसको एक रिजिड सरफेस के साथ बांध दिया गया। आप देख पा रहे होंगे ये एक रिजिड सरफेस से बंधा हुआ, ये एक रिजिड सरफेस है। ओके, एक रिजिड सरफेस के साथ, जैसे ये कील है, सपोज ये दीवार है, ये कील है, सपोज करिए कील के साथ इसको बांध दिया गया इस स्प्रिंग बैलेंस को। ओके, अब इस स्प्रिंग बैलेंस को तो कील के साथ बांध दिया गया, और दूसरी तरफ एक और स्प्रिंग बैलेंस को इसके हुक के साथ उसके हुक को लगा दिया गया, और फिर इस तरह से यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर खुद फोर्स लगाई गई। तो लैब में कुछ इस तरह से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। जब आप ऐसा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि दीवार के साथ लगा हुआ जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें जो रीडिंग है और आपके हाथ के साथ जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें जो रीडिंग है, दोनों में सेम रीडिंग है। इसका क्या मतलब है आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वॉल भी लगा रही है। जितना फोर्स आप वॉल के ऊपर लगा रहे हैं वॉल भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगा रही है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी, तो मैं एक बार फिर से आपको यही वाला एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं। वी हैव टू स्प्रिंग बैलेंसेस ए एंड बी। ठीक है जी, हमारे पास दो स्प्रिंग बैलेंसेस हैं। आपने एक स्प्रिंग बैलेंस को अपने हाथ में लिया और दूसरे को क्या किया आपने दीवार के साथ लगा दिया। If force exerted by spring balance B on spring balance A is called action, then the force exerted by spring balance A on B is reaction. अगर A B पर एक्शन लगा रहा है तो B A पर रिएक्शन लगा रहा है। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर B A पर एक्शन है तो A जो है B पर रिएक्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली दीज फोर्सेज ऑफ एक्शन रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नो डाउट। यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर ये एक्ट कर रहा है। एक जो है यहाँ पर है और एक जो है यहाँ पर है, तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। फर्दर, ऑल्दो द एक्शन एंड रिएक्शन forces are always equal in magnitude, yet these forces may not produce acceleration of equal magnitude. You have to remember this. Although
द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये एक्शन और रिएक्शन वाले जो फोर्सेज हैं ये हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, नो डाउट, लेकिन फिर भी इनके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगी, ये ज़रूरी नहीं है। उसका कारण है, और कारण क्या है, हर फोर्स जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रही है, और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनका मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है। कैसे मैंने आपको बताया, आप इसको समझ सकते हैं। कि आपको पता है F जो है वो ma के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन हो गया F/m के बराबर। अब सिंस दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करी थी, और दोनों के मास डिफरेंट होंगे ना, दोनों के सिंस मास डिफरेंट होंगे, तो एक्सेलरेशन जो है, अगर मास सेम होगा तो एक्सेलरेशन सेम हो सकता है, लेकिन दो डिफरेंट बॉडीज हैं, दोनों का अगर मास डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली उनके केस में डिफरेंट ही होगी। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं ये बात, आप ध्यान से सुनिएगा। एक्शन और रिएक्शन नो डाउट हमेशा इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, और ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन में, नो डाउट, लेकिन उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये तभी इक्वल हो सकता है, फोर्स तो इक्वल है नो डाउट, मैंने अभी भी बताया, लेकिन अगर मास इक्वल होगा तब एक्सेलरेशन सेम होगा। तो दो बॉडीज हैं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एक का मास डिफरेंट और दूसरे का मास डिफरेंट, तो एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट हो सकता है, दोनों का डिफरेंट होगा। इनफैक्ट दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच में हैव डिफरेंट मास। ठीक है जी। तो अभी अभी मैंने आपको जो समझाया वो था न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. There is always an equal and opposite reaction, and these forces act on two different objects and never cancel each other. Each force produces its own effect. हर force जो है उसका एक अपना इफेक्ट होगा। और फिर मैंने आपको एक स्प्रिंग बैलेंस वाली एग्जाम्पल के साथ ये आपको बात समझाई। इसके अलावा मैंने और बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी, उसमें आपको when we walk तो we push the ground backwards and but our body moves फॉरवर्ड। जितनी तेजी के साथ पीछे आप धकेलेंगे जमीन को, आप उतनी आगे बढ़ेंगे, उतनी तेजी के साथ बढ़ेंगे। सॉरी, स्विमिंग में भी ऐसे ही होता है, और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बोट का केस मैंने बताया, उसमें भी ऐसा ही होता है। एक और मैं एग्जाम्पल आपको देकर बात समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। वो है रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है जी। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉइलिंग ऑफ गन? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। व्हेन वी से recoiling of gun, what do you mean by recoiling of gun? क्या होता है? when a bullet is fired from a gun, you have I'm sure in movies, in other channels, in some games too, आपने नोटिस किया होगा कि जब फायर की जाती है बुलेट तो गन जो है हमेशा पीछे की तरफ जाती है। when a bullet is fired from a gun, the gun recoils, that is the gun moves backwards. इस recoiling को, पीछे की तरफ मूव करने को हम कहते हैं recoiling. ठीक है? giving jerk to the shoulder of the gunman. This is because on firing the gun exerts some force on the bullet. ठीक है जी। जब फायरिंग होती है तो गन जो है वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और उसके बदले में बुलेट जो है वो गन के ऊपर फोर्स लगाती है, किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि बुलेट आगे की तरफ मूव कर रही है, उसको गन आगे की तरफ धकेल रही है, तो बुलेट क्या कर रही है? बुलेट गन को पीछे की तरफ धकेल रही है। ठीक है ना? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द गन इज स्मॉलर बिकॉज गन इज मच हैवियर देन द बुलेट। बट बुलेट जो डिस्टेंस कवर करती है वो तो आपको पता है, इट इज अ लार्ज डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है वो होता है। सो वी जस्ट स्टडीड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन अब इसी पर बेस्ड एक कंसेप्ट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच हैज बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ has been deduced, and this law is known as law of conservation of linear momentum. This is known as law of conservation of linear momentum. So आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ये लॉ क्या है? When two or more bodies interact with one another, when two or more bodies
interact with one another, the vector sum of their linear momenta plural है momentum का, the vector sum of their linear momenta remains constant, that is conserved, and is not affected due to their mutual action and reaction. The only condition is that no external unbalanced forces should be acting on the system of bodies. So let me explain it to you again. Suppose we have two bodies, okay? तो इसका जो मोमेंटम है और इसका जो मोमेंटम है उसका सम टोटल इनिशियल में टकराने से पहले, टक्कर के बाद इसका मोमेंटम अलग हो जाएगा, दोनों का मोमेंटम डिफरेंट हो जाएगा. पहले इसका मोमेंटम जो होगा वो ma होगा, है ना. आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो इनिशियल इसका क्या है ma इसका है mb तो टोटल इनका मोमेंटा जो है वो क्या होगा ma प्लस mb. ठीक है. और टक्कर के बाद जो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी va और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी vb. तो इसका मोमेंटम हो गया mava और इसका मोमेंटम हो गया mbvb. तो इन दोनों का टोटल सम यानी कि mava प्लस mbvb. अब देखिए maua प्लस mbub जो है वो किसके बराबर होगा, mava प्लस mbvb. ये आपको इस लॉ में कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम. मैं दोबारा से आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं. व्हेन टू और मोर बॉडीज इंटरेक्ट विद वन अनदर, द वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, हियर जो इनका लीनियर मोमेंटम होगा इसका सम और यहाँ जो लीनियर मोमेंटम होगा इसका सम, ये सम और ये सम जो है वो क्या होगा, दोनों जो है वो क्या होगा, दे आर गोइंग टू बी इक्वल. सो maua प्लस mbub इज इक्वल टू mava प्लस mbvb. ये आपके पास कॉन्सेप्ट है. ठीक है जी. तो मैं रिपीट कर रहा हूं. व्हेन टू और मोर बॉडीज इंटरेक्ट विद वन अनदर, द वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा remains constant, that is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction. ठीक है जी. चलते हैं थोड़ा सा और आगे. तो अब ये देखिए हमारे पास, सपोज करिए मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा. ये हमारे पास एक बॉडी है जो जिसका मास है ma और इसका मास हमने लिया mb. हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक a है एक b है. इसका मास ma है और इसका मास mb है और इनकी इनिशियल वेलोसिटी है ua, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub. ठीक है जी. तो अब ये मूव कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u से, ये इनिशियल वेलोसिटी ub से. तो आप समझ सकते हैं कि इसका मोमेंटम जो है वो क्या होगा और इसका मोमेंटम क्या होगा, वो आपने पढ़ा हुआ है. एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma. ठीक है जी. अब देखिए इस कंसेप्ट का भी यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है. आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था F इज इक्वल टू ma और इस कंसेप्ट का भी यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होने वाला है. अब देखिए कैसे. अब इस केस में देखिए, अब ये दोनों बॉडीज़ जो हैं ये टकराई हैं. ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया है और बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया है. ए ने जो बी के ऊपर फोर्स लगाया है वो हो गया FAB. ठीक है. बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगाया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे FBA से. ठीक है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज FAB, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए इज FBA. ठीक है जी. अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चल रहा हूं. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए के मोमेंटम में क्या चेंज हो सकती है, ए का मोमेंटम किस तरह से चेंज होगा. मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन क्या होगा. अब इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है जी. तो ज़रा देखिए वो किस तरह से हम बोल सकते हैं. ये हो गया ma va माइनस ma ua. यह है चेंज इन मोमेंटम. ठीक है ना. टक्कर के बाद मोमेंटम में क्या चेंज आया, MAVA माइनस MAUA हो गया. ये किस में चेंज आया, ये आया है बॉडी A में. और बॉडी B में किस तरह की चेंज आएगी, MBVB माइनस MBUB. ये चेंज होगी B के अंदर. ठीक है जी. तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. आप जब भी बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन
मोमेंटम ऑफ ए की मोमेंटम में किस तरह से चेंज आएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, उसमें क्या चेंज आएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। ठीक है जी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए हो गया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी हो गया एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। ये आपके पास दोनों हो गए। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए वो क्या हो जाएगा, एम ए वी ए अपॉन टी, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। और जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी वो क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। ठीक है जी। तो मैं दोबारा से आपको ये समझाता हूँ, आप ध्यान से इसको दोबारा समझिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। अब दोबारा से देख लीजिए, आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है एम ए और दूसरी बॉडी है उसका मास है एम बी। ओके, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू बी, दोनों आपस में टकराते हैं। ए बी के ऊपर फोर्स लगाता है एफ ए बी और बी ए के ऊपर फोर्स लगाती है एफ बी ए। तो अब उसके बाद वेलोसिटी में चेंज आता है और वेलोसिटी हो जाता है जो यू ए वाली वेलोसिटी वी ए में कन्वर्ट हो जाती है और यू बी वाली वेलोसिटी जो है वी बी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो अब पहले वाले के केस में, ए वाले के केस में, जो पहले वाला केस था उसमें मोमेंटम में क्या चेंज आएगी, मतलब इस बॉडी के मोमेंटम में क्या चेंज आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। अब दूसरा देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, बी के केस में किस तरह का चेंज आएगा, उसमें एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार दोबारा से आपके लिए समझा देता हूँ। ये एक बॉडी है और दूसरी बॉडी ये है, दोनों टकराए और दोनों के टकराने पर डेफिनेटली जो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो चेंज हो जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू ए थी तो वी ए बन जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी थी वो वी बी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मोमेंटम में भी चेंज आया होगा, है ना। तो मोमेंटम में क्या चेंज आया होगा, इसके अगर ए बॉडी की बात करते हैं, एम ए यू ए और एम ए वी ए, ये इसकी दोनों की डिफरेंट मोमेंटम है ना, इसमें एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए ये डिफरेंस होगा और बी के केस में एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी ये डिफरेंस होगा। लेकिन आपको अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो जो चेंज हुआ है एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए उसको टी से डिवाइड कर देंगे और चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आपने बी के केस में निकालना है एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी कर लेंगे। तो चलते हैं आगे। अब आपको एक चीज़ पता है और वो ये है, ये जो चेंज है मोमेंटम का ये किसके बराबर होगा, ये होता है फोर्स के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज आया। एफ बी ए जो है एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी हो गया। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए बी, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो ही ये चेंज आ पाया। ठीक है, तो ये चेंज है एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। अब आपको पता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब एफ बी ए और एफ ए बी जो हैं ये एक दूसरे बराबर तो होंगे एक दूसरे के, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वैसे न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है अगर इसने फोर्स लगाया, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो बी ने भी ए के ऊपर फोर्स लगाया और दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है डिफरेंट होगी। अगर एफ ए बी पॉजिटिव लोगे तो एफ बी ए नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर एफ बी ए नेगेटिव पॉजिटिव लोगे तो एफ ए बी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। तो एफ ए बी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा,
एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी इज इक्वल टू व्हाट, ये माइनस अपनी जगह एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। तो आप समझ पा रहे होंगे ये टी और टी मतलब ये कि ये पूरा पार्ट जो है इस पूरे पार्ट के बराबर है, लेकिन साइन जो है वो क्या होगा, ये है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है एफ ए बी जो है माइनस एफ बी ए के बराबर है, और एफ ए बी हो गया एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी, जो हमने निकाल कर दिखाया था यहाँ पर, एफ ए बी एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। तो एफ ए बी की जगह ये पुट किया माइनस ये फॉर्मूले का, और एफ बी ए की जगह हमने ये पुट किया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। ठीक है जी, अब देखिए टी और टी कैंसिल। अब आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे टी और टी तो कैंसिल हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम बी वी बी, और आप इसे खोल कर देखिए ज़रा, मैं बताता हूँ आपको, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए, है ना। सिंपली हमने क्या किया, हमने ये माइनस जो है अंदर लिया, एम ए वी ए माइनस का हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस का हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, और कैसे अरेंज करके लिखेंगे आप देखिए, मैं इसको ऐसे लिखूंगा एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बिकम एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है जी, यहीं से हमने इसको डिराइव किया। ये वाला जो है आप देखिए एम बी वी बी यहीं पर रखा, और ये माइनस वाला मैं यहाँ ले गया तो एम ए वी ए हो गया, और ये माइनस वाला उधर ले गया तो ये प्लस एम बी यू बी हो गया, एम ए यू ए हमने यहीं पर रखा। ठीक है जी, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्रूव किया। दिस शोज दैट टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन कोलिजन। दो बॉल जो हैं उनका टोटल जो मोमेंटम होगा वो कोलिजन के बाद भी चेंज नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉल्स प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट। इसी लॉ को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी लॉ को हम इस नाम से जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ। आपके पास दो बॉल्स हैं, वी हैव अ बॉल दिस वन, वी हैव अ बॉल दिस वन। यहाँ इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू बी। ओके, दोनों में टक्कर हुई, और इसने जो फोर्स लगाई वो थी एफ ए बी, और उसने जो फोर्स लगाई वो है एफ बी ए। ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई एफ ए बी, और बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई एफ बी ए। ओके, और टक्कर लगने के बाद दोनों का की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर पहले इनिशियल वेलोसिटी यू ए थी तो अब फाइनल वेलोसिटी वी ए है, इधर इनिशियल वेलोसिटी यू बी थी तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वी बी है। तो आप देखें वेलोसिटी में चेंज आया। अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो डेफिनेटली मोमेंटम में भी चेंज आया होगा। तो मोमेंटम में चेंज क्या आया होगा, आप देखिए एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ओके, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। अब दूसरे केस में क्या होगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, इसके भी मोमेंटम में चेंज आया होगा। और क्या चेंज आया होगा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। लेकिन आपको चेंज इन मोमेंटम तो लेना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो टी से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में एफ ए बी के केस में ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई जिसके कारण मोमेंटम में चेंज आया, तो वो चेंज क्या होगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। और एफ बी ए में बी ने फोर्स लगाया ए पर तो ए का मोमेंटम चेंज हो गया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए है। अब दोनों अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि एफ ए बी जो है एफ बी ए के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन ऑपोजिट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक का साइन नेगेटिव कर देते हैं। एक पॉजिटिव है तो एक का नेगेटिव हो गया, ठीक है। इससे हम बताते हैं कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अब आपने वो वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया और आपके पास ये आ गया
और इस तरह से हम प्रूव कर पाए कि टोटल मोमेंटम जो होता है दो बॉल्स का, इट विल रिमेन अनचेंज्ड ऑन कोलिजन, that is total linear momentum is conserved and is not affected by the mutual action and reaction of the balls. हाँ, condition भी है, provided no other external unbalanced forces act. This is the law of conservation of linear momentum. I'm sure you people have understood it. मैं आगे बढ़ता हूँ. अब जिस कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है. इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ. मतलब एप्लीकेशन क्या हो सकती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं और वो सिंपल सी बात है. ऑल एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेल्प से आप हर उस एग्जाम्पल को, हर उस एप्लीकेशन को समझा सकते हैं जो आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं. ठीक है, चाहे वो मैंने रॉकेट का आपको एग्जाम्पल दिया, चाहे मूवमेंट का, चाहे स्विमिंग का, आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल लेते हो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से. ठीक है, ऑल एप्लीकेशन और एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ऑलवेज रिमेंबर. नाउ एक बड़े ही अलग तरह की एग्जाम्पल है रिकॉइलिंग ऑफ गन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया. अब रिकॉइलिंग ऑफ गन जो होता है, बिफोर फायरिंग यू नो बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट. तो टोटल लीनियर मोमेंटम उनका जो है बुलेट का और गन का वो जीरो होने वाला है. ठीक है जी. तो अब मतलब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं. आपके पास एक बुलेट है, ठीक है, उसका मास है m1 से, दिस इज मास ऑफ बुलेट. आपके पास एक गन है से, उसका मास है m2. We have a bullet with mass m1, we have a gun with mass m2. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी u1 है जो कि ज़ीरो होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u2 है जो कि ज़ीरो होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 है ले लेते हैं हम, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है हम v2 ले लेते हैं. अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो है वो किसके बराबर है. इट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. ठीक है जी, ये आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो ये फाइनल वाला मोमेंटम है उसका सम टोटल और इनिशियल वाला जो उसका सम टोटल वो क्या होगा, इक्वल होगा. लेकिन ये तो बॉडीज रेस्ट पर हैं, तो u1 भी ज़ीरो और u2 भी ज़ीरो. इसका मतलब ये पूरा जो है वो ज़ीरो होने वाला है, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ ज़ीरो, है ना. तो यहाँ से रिकॉयल वेलोसिटी जो गन की निकालनी होगी, रिकॉयल वेलोसिटी गन की जो है v2 होगी. v2 अगर आपको निकालना होगा वो क्या बन जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बिकम माइनस m1 v1 अपॉन m2. ठीक है जी. तो कई न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्टली इसको इस तरह से भी यूज़ में ला सकते हैं. मैंने दोबारा से आपके लिए ये रिपीट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू. मास हम लेट कर लेते हैं कि जो बुलेट है उसकी मास m1 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, उसकी फाइनल वेलोसिटी v1. ठीक है, गन की हमने मान लिया. ये हम किसकी मान रहे हैं, ये बुलेट का केस हम देख रहे हैं, और ये किसका केस है, ये गन का केस है. ठीक है जी. बुलेट की बुलेट का मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी v1. गन के केस में मास है m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2 और फाइनल वेलोसिटी v2. और फायरिंग से पहले तो दोनों की वेलोसिटी दोनों रेस्ट पर हैं, इसलिए u1 भी ज़ीरो, u2 भी ज़ीरो. और आपने पढ़ा है कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो है वो m1 u1 प्लस m2 u2 के बराबर होना चाहिए, है ना. आपने पीछे अभी मैंने आपको बताया था दैट mb vb ma va प्लस mb vb इज इक्वल टू व्हाट, ma ua प्लस mb ub. ठीक है, ये आपने पढ़ा था अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में. आपने ये कंसेप्ट जो है वो अभी अभी पढ़ा था. ma va प्लस mb vb इज इक्वल टू ma ua प्लस mb ub, ये आपने पढ़ा था. तो अब यहाँ पर यही कंसेप्ट जो है बुलेट और गन पे हम लगा रहे हैं. बुलेट का मास m1, गन का m2.
बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1, गन की u2, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी v1 आफ्टर फायरिंग ऑब्वियसली, और गन की जो है v2, इसको रिकॉइलिंग वेलोसिटी कहते हैं हम। तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों का जीरो होगा क्योंकि दोनों फायरिंग से पहले रेस्ट पे थे। तो अब अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, m1 v1 प्लस m2 v2 जो है m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। लेकिन u1 भी ज़ीरो है, u2 भी ज़ीरो है, तो ये पूरा ज़ीरो प्लस ये ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 जो है इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकालेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये था एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी। तो आज हमने दो मेजर टॉपिक्स पढ़े, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, और फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया, जिसमें मैंने आपको डिराइव करके बताया, पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी। ये पूरा जो था सिस्टम मैंने आपको पूरा डिराइव करके बताया, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें मैंने आपको बताया जितनी भी एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है उन सबको आप इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी होगी तो ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई की तरफ लगाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। गुड डे।